हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट लेसन नंबर 30 ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट जो बायो चैप्टर है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. I hope you all will be fine. Today we have another topic which is pollution. So let's start our topic. Any undesirable change in the environment due to human activity is pollution. कोई भी ऐसा चेंज जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो इन्वायरमेंट में जो कि अनडिजायरेबल हो उसे पॉल्यूशन बोला जाता है. इट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन. Human life involves a number of daily activities. Bathing and washing of clothes with soaps and detergents add some chemical residue to water and change its quality. Cooking of food by using firewood may give out smoke in the air. Agricultural activities may dump fertilizers and pesticides in the environment. Isn't it surprising that the fertilizers that are added to improve the crop production end up polluting the environment when used indiscriminately? तो जो ह्यूमन लाइफ होता है उसमें बहुत सारी डेली एक्टिविटीज ह्यूमन लाइफ में होता है, जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, सोप्स और डिटर्जेंट्स के साथ उसमें कुछ केमिकल रेसिड्यू भी रहता है जो कि वाटर के साथ मिलके और उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है. हम लोग खाना बनाते हैं फायरवुड पे मीन्स लकड़ियों के ईंधन पे, उससे जो धुआं निकलता है वो भी एयर को पॉल्यूट करता है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम लोग अपने क्रॉप्स में डालते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है. क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जितने भी हम लोग फर्टिलाइजर्स अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए डालते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को लगातार पॉल्यूट करते रहते हैं. हम लोग बस फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट पे बहुत ही गलत पड़ता है. Each activity, human or industrial, discharges some unwanted substances in the environment. The presence of unwanted substances in a concentration which can have an adverse effect on organisms and environment is called pollution. Although the development and technological growth has given new devices for human comfort, it has also added substances that may have adverse effects on life and environment. तो ह्यूमन और जो इंडस्ट्रियल का जो भी डिस्चार्ज है उसमें अनवांटेड सब्सटेंस मिले रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट में जाके मिल जाते हैं. और जो भी हमारे उस हवा में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस मिला रहता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसका जो इफेक्ट है ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट पे वो बहुत ही बुरा पड़ता है और इस चीज को पॉल्यूशन बोला जाता है. हम लोग पॉल्यूशन का पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी हम लोग का पॉल्यूशन का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन अ कंसंट्रेशन व्हिच कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. जितने भी डेवलपमेंटल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है डिवाइस जैसे कि ह्यूमन कंफर्ट के लिए बना हुआ है वो भी क्या करता है कि हमारे लाइफ को और एनवायरनमेंट पे बहुत ही गलत इफेक्ट डालता है. Thus, an undesirable change in the physical, chemical, and biological characteristics of the environment, especially air, water, and land, that may adversely affect human population and the wildlife and cultural assets, buildings and monuments, etc., is called pollutions. कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जैसे कि वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से वो रिलेटेड हो, वो इन्वायरमेंट स्पेशली एयर, वाटर या लैंड को ह्यूमन पॉपुलेशन और वाइल्ड लाइफ और जितने भी कल्चर एसेट्स है, सांस्कृतिक संपत्ति जैसे कि बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स वो सबको वो उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालता है, बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है. इस चीज को भी पॉल्यूशन बोला जाता है. Here is the figure 30.10. This shows air and water pollution.
Depending upon the area or the part of environment affected, pollution may be the following types: air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट के किस पार्ट पे किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है, तो उसके हिसाब से पॉल्यूशन को फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, विच इज एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन का वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन मतलब भूमि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन मीन्स आवाज से रिलेटेड जो प्रदूषण होता है। Air pollution. We all feel and breathe air. Sometimes we feel very happy and remark about the fresh air around us. The pollution in air may not be noticed until we see dust or smoke coming out from some sources or some foul smell present all around. All human activities from cooking at home to the working of highly mechanized industries contribute to air pollution. You have already learned about sources and prevention of air pollution in lesson 26, air and water. Recall the information and fill in the given blanks for a quick review. तो हम लोग हवा को फील करते हैं, उसे ब्रीथ करते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हम लोग के आसपास बहुत ही फ्रेश एयर रहता है। और हम लोग पॉल्यूशन को जो एयर में मौजूद रहता है, हम लोग उसको तब तक नोटिस नहीं कर पाते हैं जब तक हम लोग हवा में कोई डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक ना देख ले जो कि किसी सोर्स से आ रहा हो, या फिर वहां से बहुत ही फोल स्मेल मतलब गंदी वाली स्मेल ना आ रही हो। तब तक हम लोग को एयर पॉल्यूशन के बारे में पता नहीं चलता है। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, खाना बनाने से लेकर के घर के काम करने के लिए, और जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो भी हाईली मैकेनाइज्ड वर्क होता है इंडस्ट्री में, वो सब एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। You have already learned about sources and prevention of air pollution in lesson 26. आप लोगों ने लेसन 26 में एयर एंड वाटर में पहले ही एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन के बारे में पढ़ चुका है। उस इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इसको रिकॉल करके यहाँ पे लिखना है। The next topic is water pollution. The contamination of water bodies by discharge of pollutants directly or indirectly into them is called water pollution. Water pollution could be due to natural or human activities. You have already learned about sources and prevention of water pollution in lesson 26, air and water. Recall the information. तो जो भी वाटर बॉडीज में जो भी अनडिजायरेबल चेंज होता है, इट मीन्स कंटामिनेशन मतलब जो गंदगी होता है या फिर पॉल्यूटेंट्स किसी भी फैक्ट्री का डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज में गिर रहा है, उसे वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों कारण से हो सकता है। आप लोगों ने लेसन 26 एयर एंड वाटर में उसके सोर्सेज और प्रिवेंशन वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको उस इंफॉर्मेशन को फिर से रिकॉल करना है। हियर इज द टेबल 30.1 which shows some major water pollutants, their sources and effects. Here is type of pollutant, examples, sources, effects. So let's read about them one by one. Infectious agents. Types of pollutant में infectious agents, इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैरासाइट्स। जो भी बैक्टीरिया वायरस है या फिर पैरासाइट्स है वो इसके एग्जाम्पल में आ गए इन्फेक्शियस एजेंट्स में, जो इन्फेक्शन फैला रहे हो। इसके सोर्स कहाँ से हो गए? ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटर, जो भी ह्यूमन एंड एनिमल्स का जो वेस्ट है वो इसका सोर्स हो गया। और इसका इफेक्ट हो गया वाटरबॉर्न डिजीज, मतलब कि जो भी बीमारी पानी के कारण होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें क्या है? पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, ऑयल। जो भी ऑर्गेनिक केमिकल्स है उसके एग्जाम्पल किसके कारण होता है? तो जितने भी हम लोग पेस्टिसाइड्स या डिटर्जेंट्स या ऑयल यूज करते हैं उसके कारण होता है। फिर इनके सोर्स क्या है? एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, खेती से, इंडस्ट्री से, और हम लोग जो भी डोमेस्टिक वेस्ट से इसको यूज करते हैं वो सब इसके सोर्सेस है। एग्जाम्पल में हो गया बायो मैग्निफिकेशंस। So here is a new word which is biomagnification. What is the meaning of biomagnifications? Increasing the toxins levels in organisms through the पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। जो भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स से ऑर्गेनिज्म में जो भी टॉक्सिन्स भर रहा है उसे बायोमैग्निफिकेशंस बोलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन और क्या है?
केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि इनऑर्गेनिक है, नॉट ऑर्गेनिक। एग्जांपल्स एसिड्स, एल्कलीज, मेटल्स एंड सॉल्ट्स। इसके सोर्सेज क्या क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स, सरफेस रन ऑफ। तो जो भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट आते हैं, हाउस मतलब कि हम लोग अपने जो घर को साफ सफाई करते हैं उसकी क्लीनिंग एजेंट से, और जो कि सरफेस रन ऑफ है उससे। इनके इफेक्ट्स क्या है? वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स में लास्ट है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इसके एग्जांपल्स हो गए यूरेनियम, थोरियम, आयोडीन। ये सब के यूजेस से कौन सा पॉल्यूटेंट होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इनके सोर्सेज है माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ओर्स, पावर प्लांट्स, नेचुरल सोर्सेज। तो इसमें हम लोग जो भी माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, ओर्स को निकालने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, पावर प्लांट्स लगाते हैं, नेचुरल सोर्सेज, इन सब के कारण क्या इफेक्ट होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसमें जो भी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पहले ही शायद पढ़ चुके हैं, बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स अनुवांशिक विकार। Here is the figure table 30.2, which shows some major disturbances in the ecosystem due to water pollutions. तो water pollution के द्वारा कौन सा मेजर इफेक्ट पड़ता है, कौन सा मेजर डिस्टर्बेंस होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। Here is the box which shows pollutant, its sources, cause and effect. नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, अमोनियम सॉल्ट्स। जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, अमोनियम सॉल्ट्स है, इनके सोर्सेज क्या क्या? एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, सीवेज, मैन्योर। जो भी फर्टिलाइजर्स हम लोग खेती के लिए यूज करते हैं वो सीवेज मीन्स नाला, और जो मैन्योर खाद, ठीक है। कॉज, इसका कारण क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हम लोग इसका कहाँ पे एडिशन करते हैं? प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए, और ये न्यूट्रिएंट्स के लिए। और इसके इफेक्ट्स क्या है? हम लोग को इसके इफेक्ट्स यूट्रोफिकेशन देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? Eutrophication is the process by which a body of water becomes enriched in dissolved nutrients, such as phosphates. जो भी यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एक्सेसिव एडिशन हो जाता है, जैसे कि फॉस्फेट। एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज, ये पॉल्यूटेंट्स है जो भी एनिमल का जो वेस्ट होता है या फिर जो प्लांट का जो रेसिड्यू बच जाता है, अवशेष बच जाता है। इनके सोर्सेज क्या है? सीवेज, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग वेस्टेज। तो जो भी नाला है उनसे भी इनके सोर्सेज है। पेपर मिल्स जहाँ पे पेपर बनते हैं, फूड प्रोसेसिंग वेस्टेज जो भी फूड बनाने में जो भी प्रोसेसिंग में उनके वेस्ट जो निकल जाते हैं वो है। इनके कारण कॉज क्या है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसमें इफेक्ट इसके क्या पड़ता है? डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जो भी एनिमल्स एक्वेटिक मीन्स सी या फिर पॉन्ड, लेक में रहते हैं, उनका डेथ इनके इफेक्ट है। हीट, पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल कूलिंग। जो भी पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रियल कूलिंग है उनकी वजह से क्या होते हैं? कॉज थर्मल डिस्चार्ज। ये इससे थर्मल डिस्चार्ज होता है, और इसमें क्या होता है इफेक्ट? इसके डेथ ऑफ वेल्स, इसमें मछलियों की मृत्यु होती है। ऑयल स्लीक, लीकेज फ्रॉम ऑयल शिप्स। जो भी शिप्स ओशियंस या सीज में चलते हैं उनसे जो ऑयल का लीकेज होता है उससे भी पॉल्यूशन होता है ऑयल स्लीक का। और इनके कॉज है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का लीकेज। और इनके इफेक्ट है डेथ ऑफ मरीन लाइफ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इसमें जितने भी मरीन लाइफ है वो उनका सब डेथ, क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है ड्यू टू लीकेज फ्रॉम ऑयल शिप्स, ठीक है। Fertilizers and pesticides are widely used in agriculture. Their excessive use to increase agriculture yield has led to the phenomenon of eutrophication and biomagnifications, which are serious consequences of water pollution. जो भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है उनका एग्रीकल्चर में बहुत ही विस्तार रूप से यूज किया जाता है, और उनके ज्यादा यूज से क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर इड तो हो जाता है, लेकिन उनका जो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, जो कि वाटर पोल्यूशन का एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस, सीरियस वजह है। यूट्रोफिकेशन, सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या है। With the use of high yielding varieties of crops, applications of fertilizers and pesticides has increased. Excess fertilizers may mix with surface water bodies. The enrichment of water with nutrients such as nitrates and phosphates that triggers the growth of green algae is called eutrophication. This fast growth of algae, followed by their decomposition, depletes the water body of dissolved oxygen. As a result, aquatic animals die of oxygen shortage. तो हम लोग अपने क्रॉप्स को ग्रोथ करवाने के लिए बहुत ही एक्सेसिव वे में
फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स है वो वाटर बॉडीज के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो रन ऑफ कर जाते हैं, मतलब कि बहना स्टार्ट कर देते हैं। और जो वाटर बॉडीज में ज़्यादा एनरिचमेंट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स है, वो क्या करते हैं ग्रीन एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, और इस चीज़ को यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। इस फास्ट ग्रोथ के कारण जो एल्गी है वो अपने क्या करते हैं वाटर बॉडी से ऑक्सीजन का डिजोल्व कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो पानी में डिजॉल्विंग ऑक्सीजन है वो उसकी कमी हो जाती है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। Here is the flow chart in the figure 30.11 sequence of events that may occur as a result of eutrophication. तो eutrophication के कारण क्या क्या होता है, यहाँ पे एक छोटे से फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाया गया इजी वे में। सीवेज एंड और फर्टिलाइजर रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स, जो भी फर्टिलाइजर्स है वो सीवेज के थ्रू फील्ड्स में रन ऑफ किए। उसके बाद एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन लेक्स, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो लेक्स में बह के चले आए, यूट्रोफिकेशन हुआ। फिर जो एल्गी मल्टीप्लाई गिविंग अ एल्गल ब्लूम, और क्या है जो उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगा, तो जो एल्गी है वो अ, अचानक से उनका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एल्गी यूज ऑक्सीजन एंड बिगिन टू डाई, और जो एल्गी है वो ऑक्सीजन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। डिकम्पोजर्स मल्टीप्लाई एंड यूज मोर ऑक्सीजन, और जो उनको डिकम्पोज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके बाद मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और वो ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने लगते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म सच एज फिश डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म जो सी वाटर या फिर पॉन्ड में जो रहते हैं उनका ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो जाता है। हियर इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मे अकर एज अ रिजल्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। Biomagnification. Entry of harmful non-biodegradable chemicals in a small concentration and their accumulation in greater concentration in the various levels of a food chain is called biomagnification. Non-biodegradable pesticides such as DDT are widely used for crop protection. Once they enter the food chain, their concentration keeps on increasing with each trophic level steps of a food chain. As a result, accumulation of these compounds takes place in the body of top consumers over a period of time. Consider the following food chains. Is there any difference in the concentration of DDT in water and that of the body of a pelican bird? तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि इसमें हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल्स होते हैं उनका जो स्मॉल कंसंट्रेशन होता है वो एक्यूमुलेट होके फूड चेन में जब एंटर कर लेता है, उसका जो लगातार उसका लेवल में ग्रोथ होते रहता है, उस चीज को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि डीडीटी, उनका हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए धड़ल्ले से यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक बार जब वो फूड चेन में एंटर कर लेते हैं तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करते रहता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, स्टेप ऑफ फूड चेन। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जितने भी ये कंपाउंड्स हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में, और ये टॉप कंज्यूमर्स मतलब कि उसको पहले लोअर कंज्यूमर उसको ईट किया, उसके बाद फिर वो फूड चेन में बढ़ते गया, फिर भी वो जब टॉप कंज्यूमर्स की बॉडी में पहुंचता है फिर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे एक फूड चेन दिया गया है, इसको आपको देखना है, और आपको देखना है कि जो डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है वो वाटर से लेके पेलिकन बर्ड की बॉडी में जाके कम हुआ या फिर सेम है। तो वाटर में कितना है डीडीटी का कंसंट्रेशन 0.2 ppm, उसके बाद उसको एल्गी ने यूज किया तो 77 ppm में ग्रोथ हो गया। उसके बाद जो फिश है वो 500 से 600 ppm में ग्रोथ करी, और जो पेलिकन बर्ड है वो 1700 ppm। ppm मीन्स क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। इट मीन्स वो डिक्रीज होने की वजह और इंक्रीज कर रहा है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। DDT used in small quantities to kill mosquitoes can enter the food chain and may get concentrated due to its non-biodegradable nature in the body of birds' top consumer. This cause adverse effects such as weak eggshells, resulting in decreased population. जो डीडीटी का हम लोग छिड़काव करते हैं मच्छरों के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो अगर गलती से फूड चेन में एंटर कर जाता है तो क्योंकि वो तो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि डिग्रेड नहीं होगा, तो वो क्या करता है कि जब बॉडी के बर्ड्स के बॉडी में एंटर करता है तो उससे बहुत ही बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि उनके जो एग शेल्स है वो बहुत ही वीक होंगे और उनका जो पॉपुलेशन है उनमें डिक्रीज होगा। हियर इज अ बॉक्स विच शोज डिड यू डू यू नो। सो आप लोग इस चीज को खुद से पढ़ने की कोशिश करें। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन।
यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके कुछ यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं। मिनिमाइज द वाटर बाय अल्टरिंग द टेक्निक इन्वॉल्व। तो हम लोग वाटर का मिनिमाइज करेंगे, वहाँ पे टेक्निक्स कुछ दिए रहते हैं, उसको अल्टरेट करके। Maximum recycling of water after treatment, purification of wastewater for reuse, and limiting the quantity of wastewater discharge. तो हम लोग जो वाटर ट्रीटमेंट करके उस चीज़ को प्योरीफाई कर सकते हैं रीयूज करने के लिए, और इस चीज़ को हम लोग मैक्सिमम यूज करना है इस ट्रीटमेंट को, ताकि हम लोग वाटर का रिसाइकल कर सकें। और हम लोग जो वाटर का जो डिस्चार्ज करते हैं वेस्ट वाटर का, उसकी क्वांटिटी को लिमिट कर सकते हैं। इससे हम लोग वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Soil pollution and land pollution. Here are the two types of pollution, which is soil pollution and land pollution. मिट्टी के प्रदूषण के बारे में पढ़ना और भूमि के प्रदूषण के बारे में पढ़ना है. So, addition of substances that change the quality of soil by making it less fertile and unable to support life is called soil pollution. तो हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस का जो एडिशन हो जाता है हम लोग के द्वारा, जो कि मिट्टी की क्वालिटी को डिक्रीज करता है और उसको कम फर्टाइल बना देता है, और उसमें लाइफ को सपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं होती है, उस चीज को सॉइल पॉल्यूशन बोला जाता है। फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं। डोमेस्टिक सोर्सेज, प्लास्टिक बैग्स, किचन वेस्ट, ग्लास बॉटल्स एंड अदर सॉलिड वेस्ट। डोमेस्टिक सोर्स से क्या क्या आ गया? प्लास्टिक बैग्स, जो हम लोग थैलियाँ यूज करते हैं। किचन वेस्ट, जो भी किचन से हम लोग का वेस्ट निकलता है। फिर ग्लास बॉटल्स, और भी बहुत कुछ अलग टाइप से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। इंडस्ट्रियल सोर्सेस, केमिकल रेसिड्यूज, फ्लाई एश एंड मेटालिक वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल सोर्स से क्या क्या निकलते हैं? केमिकल रेसिड्यू, जो भी केमिकल्स है उनके जो बचे हुए अवशेष पार्ट है। एश, फ्लाई एश मीन्स जो राख है उनके कण। और मेटालिक वेस्ट, मेटल के जो भी बचे कुचे वेस्ट है वो सब भी सॉइल पॉल्यूशन की ओर कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो खेती के से जो रेसिड्यू बच जाते हैं, जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उससे भी लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन होता है। सॉइल इरोजन आल्सो लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स एंड ओवर ग्रेजिंग। तो सॉइल जो इरोजन है, जो मिट्टी का कटाव है, वो भी सॉइल के पॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे कि सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। प्लांट्स का अगर हम लोग अपरूट कर दें, मतलब प्लांट्स को जड़ से उखाड़ दिया जाए, या फिर उस पार्ट को ओवरग्रेज करवा दिया जाए, जानवरों से ज़्यादा चरवा दिया जाए उस जगह पे, तो भी लैंड पॉल्यूशन में इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। नॉइज पॉल्यूशन, you may enjoy listening to music, but if the volume is too high, you may not enjoy it any longer. It may become irritating. Noise can be simply defined as unwanted sound. It is generally higher in urban and industrial areas than in rural areas. Workers using heavy machinery are exposed to high noise levels for long period of work hours every day. Intensity of sound is measured in a unit called decibel or dB. The lowest intensity of sound that human ear can hear is 10 decibel or dB. तो आप लोग को म्यूजिक सुनने में बहुत आनंद आता होगा, आप लोग उसको सुनते वक्त बहुत इंजॉय करते होंगे, लेकिन उसी टाइम अगर जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हो उसका जब वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, तो आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाइएगा, ये आपको इरिटेट करना स्टार्ट कर देगा, आपको परेशान करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग नॉइज पॉल्यूशन को सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं? अनवांटेड साउंड। कोई भी अनवांटेड साउंड जो आपको सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, उसे नॉइज हम लोग बोल सकते हैं। और ये कहाँ होता है? अर्बन एरियाज और इंडस्ट्रियल एरियाज में ज्यादा होता है, ये गांव वाले एरियाज में, रूरल एरियाज में कम होता है। जो भी वर्कर्स हेवी मशीनरी के पास काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा नॉइज सुनने को मिलता रहता है, बहुत ही लंबे टाइम तक। और क्योंकि वो वहाँ पे प्रतिदिन बहुत ज्यादा टाइम अपना बिताते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं? एक यूनिट आता है, उसे डेसिबल बोलते हैं, और या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी बोलते हैं। और लोएस्ट इंटेंसिटी क्या है जो कि ह्यूमन ईयर आराम से सुन सकता है? वो है 10 डेसिबल और डीबी। सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज को देखेंगे। The major sources of noise pollution are industrial activities, vehicles such as aircraft, trains, automobiles, etc., use of loudspeakers and loud music systems at public places, noisy fireworks, increased volume of televisions. यहाँ पे noise pollution के major sources है, जैसे कि industrial activities, जो भी activities industry में हो रहे हैं उसके कारण, या फिर जो भी गाड़ियां हैं जैसे कि एयरप्लेन या ट्रेन, या फिर और भी गाड़ियां ऑटोमोबाइल्स जैसे कार, बसेस, इन सब की आवाज से भी नॉइज पॉल्यूशन में इंक्रीज होता है।
लाउड स्पीकर्स का हम लोग यूज करते हैं, लाउड म्यूजिक सिस्टम का यूज करते हैं पब्लिक प्लेस में, इन सब के कारण भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। हम लोग जो दीपावली में फायर वर्क्स मतलब कि जो क्रैकर्स पटाखे यूज करते हैं उनके कारण भी नॉइज पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है। और हम लोग जब टेलीविजन का जो साउंड को हम लोग तेज करके सुनते हैं उससे भी नॉइज पॉल्यूशन होते हैं। और इन सबको छोड़ के भी बहुत सारे कारण हैं जिससे नॉइज पॉल्यूशन होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। Noise pollution can cause serious damage to ears, leading to temporary loss of hearing, ear ache, sometimes even permanent deafness. तो जो नॉइज पॉल्यूशन है उससे सीरियस डैमेज हो सकता है हमारे कानों को, जैसे कि टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब कि कभी कभी हम लोग को कुछ सुनने की क्षमता कम हो जाती है, हम लोग के कानों में दर्द हो सकता है, और कभी कभी हम लोग को इसके कारण परमानेंट डिफनेस, इट मीन्स बहरापन का सामना भी करना पड़ सकता है स्थायी रूप से। Noise prevents concentration, increases irritability, and causes headache. It may lead to increased blood pressure and irregular heartbeat. तो जो नॉइज है वो क्या करता है, जो भी हम लोग का कंसंट्रेशन पावर है उस चीज को वो खत्म कर देता है, हम लोग किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और हमारे चिड़चिड़ेपन को वो बढ़ा देता है, और हमारे सिर दर्द का भी कारण बनता है। और इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, और जो भी हार्ट बीट है उस कि में भी इरेगुलरिटी आ जाती है। Ringing of ears, a feeling of sound coming from within the ear in a very quiet environment is also a result of noise pollution. तो इसमें हम लोग को क्या एहसास होता है जब नॉइज पॉल्यूशन हम लोग बहुत ज्यादा देर तक नॉइज के संपर्क में रहते तो हम लोग को लगता है कि हम लोग के जो ईयर्स वहां पे भी से कुछ अजीब टाइप से आवाज आते हैं, और ये भी क्या होता है, इसके परिणाम है, नॉइज पॉल्यूशन के परिणाम है। नॉइज डिस्टर्ब स्लीप एंड कॉजेज स्लो रिकवरी फ्रॉम सिकनेस। तो नॉइज हम लोग को सोने में भी डिस्टर्ब करता है, और हम लोग अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसकी रिकवरी में भी वो स्लो कर देता है उसकी रिकवरी को। हियर इज द प्रिवेंटिव मेजर एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे मेजर्स और मैनेजमेंट दिया गया है कि कैसे नॉइज पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। Following steps can be taken to control or minimize noise pollutions. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है या फिर मिनिमाइज, इट मीन्स कम कर सकता है। कीप द वॉल्यूम ऑफ योर रेडियो एंड टेलीविजन लो। आप लोग जो भी रेडियो या फिर टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके वॉल्यूम को कम रखो। यूज ऑटोमोबाइल हॉर्न ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब आप लोग जब भी कोई गाड़ी चला रहे हो तो उसके हॉर्न हो वो आप इमरजेंसी के टाइम में ही यूज करो। अवॉइड नॉइजी फायर क्रैकर्स, और दीपावली में जो भी क्रैकर्स या शादियों में जो भी क्रैकर्स का यूज करते हो तो उसको मतलब कि यूज मत करो जो ज्यादा आवाज देता हो। ट्यून एंड सर्विस all machines including automobiles at regular intervals. Use of silencer should be mandatory. तो जितने भी हम लोग मशीनरीज का यूज करते हैं या फिर जो ऑटोमोबाइल्स है उनका रेगुलर इंटरवल्स पे उनका सर्विसिंग करवाना चाहिए, और साइलेंसर का भी यूज करना चाहिए। ये एक हम लोग का एक तरह से इसको हम लोग ड्यूटी भी बोल सकते हैं। Plant trees as a green belt around your home is an efficient noise absorber. तो आप लोग को अपने आसपास ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो ये पेड़ है वो नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं। रिपोर्ट प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग ऑड आवर्स टू द पुलिस इमिडिएटली। मतलब कि अगर रात के ऑड आवर्स मीन्स क्या होता है कि जो रात के टाइम में अगर लाउड स्पीकर ज्यादा बज जाए तो आपको इस चीज को पुलिस को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। Here is the in-text question 30.3. Try to solve all questions. वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे वेस्ट को हम लोग उसका वेस्ट को मैनेज करें। Anything which is unwanted or useless is termed as waste. The waste generated from various sources can be categorized into two types: biodegradable waste and non-biodegradable waste. तो जो भी अनवांटेड और यूजलेस चीज है उसे हम लोग वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं, उसे टर्म करते हैं वेस्ट के रूप में। जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो अलग अलग सोर्सेस से वेस्ट हम लोग का जनरेट होता है, उसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। So, biodegradable waste includes substances that can be degraded by microbes into harmless and non-toxic substances. Agricultural and animal wastes like leaves, streaks, hay, dung, etc. are biodegradable wastes. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस जो कि
माइक्रोस या फिर जो हार्मलेस चीज होते हैं या नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, जैसे कि पत्ते हो गए या फिर ट्विक्स हो गए, छोटी छोटी हे भूसे हो गए, डंग, गोबर, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इनका बायोडिग्रेड ये आराम से इजीली बायोडिग्रेड हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी इजिली डिग्रेडेड। Aluminium cans, plastics, glass, electronic waste, batteries, etc. are examples of non-biodegradable wastes. तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा है कि इजिली डिग्रेड नहीं हो सकते, इजिली ये सड़ नहीं सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में एल्यूमिनियम कैंस हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट हो गए, बैटरीज, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल हैं। Water can also be classified as municipal waste, hazardous waste, biomedical waste, etc. Radioactive waste comes under the category of hazardous waste. Do you know that radioactive waste is produced during nuclear reactions and take a long time to decay and are harmful to all living organisms, including human beings? तो वेस्ट को हम जो वेस्ट है उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? वो म्यूनिसिपल वेस्ट भी है, hazardous मीन्स हेल्थ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है, बायोमेडिकल वेस्ट भी है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो कि हाजारस वेस्ट की कैटेगरी के अंदर में आता है। क्या आप जानते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा के टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग टाइम लेता है उस चीज को डिके करने में, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स को मिला के। With the increasing population size, waste rate is becoming unmanageable. Open dumps and heaps of garbage is a common sight. This unhygienic atmosphere leads to problems related to human health and environment because untreated, uncovered waste is a breeding ground for flies, rats, mosquitoes, and other insects which spread various diseases. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होते गए वैसे वैसे वेस्ट का जो जनरेशन है वो भी हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए, वो अनमैनेजेबल बन गया। जैसे कि जो भी डंप्स या फिर जो गार्बेज साइट है वो खुला हुआ हो, और ये हाइजीनिक एटमॉस्फेयर का इससे निर्माण होता है, और इससे जो भी प्रॉब्लम्स होता है ह्यूमन हेल्थ को लेके रिलेट करता है, और जो भी इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि जो भी अनकवर्ड वेस्ट है उससे क्या होता है कि फ्लाइज और रैट्स, मॉस्किटोज और जो भी अदर इंसेक्ट है जिनसे बीमारियां फैलती हैं उनका ब्रीडिंग में इंक्रीज होता है। द रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम सच साइट्स कंटामिनेट्स नियर बाय लैंड एंड वाटर। तो वहां से जो भी बारिश की पानी जिसको वहां से जो बह के आती है वो दूसरी जगह पे जो भी लैंड वहां पे पास में या फिर जो भी वाटर है उसको भी जाके वो कंटामिनेट करते हैं, उस चीज को भी जाके वहां पे भी गंदगी फैलाते हैं। In fact, cities and some villages use landfills to manage the solid waste. Also, incineration plants are used in big cities to deal with waste, especially biomedical waste. Incineration is the process of burying of waste after segregating the recyclable material. The end product of this process is called ash, which is then disposed of in landfills. Unfortunately, incineration produces toxic gases which cause air pollution. In fact, the best practice of waste management is to minimize the generation of waste. Let the 4 R's of conservation: reduce, reuse, repair, and recycle be our guiding principle for reducing waste generation. तो कभी-कभी कुछ सिटीज़ और जो विलेजेस हैं, वहाँ पे जो लैंडफिल्स होते हैं, उनमें जो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी-कभी जो प्लांट्स का जो जलाए जाने का जो प्रक्रिया है, उससे भी क्या होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेशन होता है। इंसाइनेशन क्या है? इंसाइनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को जलाया जाता है और उससे रिसाइक्लेबल मटेरियल में उसको सेग्रीगेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और जो भी उसका एंड प्रोडक्ट है वो ऐश के रूप में होता है, राख के रूप में होता है, जिसे बाद में उसको लैंडफिल्स इट मीन्स जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो इंसाइनेशन क्या करता है, टॉक्सिक गैसेस का प्रोडक्शन करता है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। इनफैक्ट हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं और हम लोग इसमें 4 R's ऑफ कंजर्वेशन को यूज कर सकते हैं, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकल। मीन्स जो भी चीज यूज करे उसको रिड्यूस करे, उसका फिर उस चीज को वापस रीयूज करे, उसका रिपेयर करे और रिसाइकल करे। और ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए जो कि बेस्ट जनरेशन में कमी ला सकता है।
If a waste material is processed by some means and converted to a product, we call the process recycling. It helps in efficient management of wastes and also reduces the load on natural resources. Recycling of plastics and paper, converting municipal waste into manure, and rice husk into wood particle would add some such examples. Use of cattle dung for the production of biogas is also a good example of recycling of waste for the production of energy. Do you know that human excreta is also being used to generate biogas? Suggest a few more examples from your neighborhood. अगर जो वेस्ट मटेरियल है उनका जो प्रोसेसिंग है इट मीन्स जो उनका जो कन्वर्जन है किसी प्रोडक्ट का उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे रिसाइकलिंग इट मीन्स हम लोग उस चीज़ को रिसाइकिल कर रहे हैं फिर से उसको प्रोसेस करके यूज़ करने लायक बना रहे हैं इससे क्या होता है कि ये हम लोग को वेस्ट मैनेजमेंट को रिड्यूस करने का और नेचुरल रिसोर्सेज पे लोड ज़्यादा हम लोग जो देते हैं वो उसको एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है जो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स जो भी हम लोग करते हैं प्लास्टिक का रिसाइकलिंग पेपर का या फिर जो म्यूनिसिपल वेस्ट है जैसे कि मैन्योर राइस हस्क और जो वुड पार्टिकल लकड़ियों का जो पार्टिकल है वो सबको हम क्या करते हैं फिर से रिसाइकल करते हैं और जैसे कि जो कैटल डंग मीन्स जो जानवरों का जो गोबर होता है उससे हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं जो कि रिसाइकलिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है उससे भी बायोगैस का जनरेशन हो सकता है आप लोग को कुछ ऐसे एग्जांपल देना है अपने आस पड़ोस से ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है जो कि ग्लोबल लेवल पे कैसे हम लोग को समस्या पहुंचा रहा है ऑन द ग्लोबल स्केल वी विल डिस्कस few environmental problems such as ozone hole global warming photochemical smoke and acid rain etc the cause of all this and many more problems may be localized but their effect is felt world over तो ग्लोबल स्केल पे क्या होता है कि जितने हम लोग क्या पहले हम लोग इसका डिस्कशन कर सकते हैं कि जितना भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जैसे कि ओजोन होल का या फिर ग्लोबल वार्मिंग का फोटोकेमिकल स्मोक का एसिड रेन एक्सेट्रा का ये सब ग्लोबली लेवल पे भी हम लोग को बहुत ही बड़ा संकट में डाल सकता है मुसीबत में डाल सकता है इनका जो कारण है वो बहुत ज्यादा क्या होता है कि हम लोग के इन्वायरमेंट पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है और ये पूरी दुनिया के लिए सेम है जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही हार्मफुल है द ओजोन होल डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर हम लोग ओजोन होल को पढ़ेंगे जिसमें ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन कैसे हो रहा है उस चीज के बारे में जानेंगे द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट UV radiations reaching the Earth's surface. Industrial use of chemicals called chlorofluorocarbons (CFCs) in refrigeration, air conditioning, cleaning solvents, fire extinguishers, and aerosols, spray cans of perfumes इंसेक्टिसाइड्स मेडिसिन एक्सेट्रा डैमेज द ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वो सन्स के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवी रेस को अर्थ सरफेस तक पहुंचने में रोकता है जो भी इंडस्ट्रियल यूज होता है जैसे कि केमिकल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रेफ्रिजरेटर में एयर कंडीशनर में एसी में अ, और जो भी क्लीनिंग सॉल्वेंट्स होता है उसमें फायर एक्सटिंगाइजर्स मतलब हम लोग जब आग लगता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं फिर जो एरोसोल्स होता है जिसमें परफ्यूम्स का हम लोग यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और मेडिसिन में यूज करते हैं ये सब क्या करता है ओजोन लेयर को डैमेज पहुंचाता है Chlorine present in the CFCs on reacting with ozone O3 layer splits the ozone molecule to form oxygen. Amount of ozone thus gets reduced and cannot prevent the entry of UV radiations. There has been a reduction by 30 to 40% in the thickness of the ozone umbrella or shield over the Arctic and Antarctic regions. This thinning of ozone layer is called ozone hole. तो जो भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है सीएफसी प्रेजेंट होता है वो ओजोन लेयर पे बहुत ही खतरनाक प्रभाव डालता है ओजोन का फॉर्मूला हो गया O3 जो कि ओजोन लेयर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है तोड़ता है ऑक्सीजन के रूप में और जो भी ओजोन का अमाउंट है वो कम होते जाता है और इसमें जो क्षमता होती है यूवी रेडिएशंस को रोकने का उसका उसमें से बहुत ही कमी आई है और ओजोन लेयर का जो थिकनेस है जो ओजोन अम्ब्रेला का जो शील्ड है वो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स पे उनका जो रिडक्शन हो गया वो 30 से 40% हो चुका है और इस ओजोन लेयर का थिनिंग को क्या बोलते हैं ओजोन होल जो कि ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होते जा रहा है उस चीज को ओजोन होल बोला जाता है द डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर में लीड टू फॉलो हजार्ड्स तो ओजोन लेयर में जो डिप्लीटेशन हो रहा है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं सनबर्न fast aging of skin, cancer of skin, cataract, opaqueness of eyelids leading to loss of vision, cancer of retina, sensitive layer of the eye on which the image is formed. तो सनबर्न हो सकता है स्किन
फास्ट एजिंग मीन्स बुढ़ापे में जो भी वहाँ पे झुर्रियाँ पड़ती हैं वो आने लगेंगे, और स्किन में कैंसर हो सकता है। कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप विजन को अपने मतलब देखने की क्षमता को कम कर दो या फिर लॉस हो जाएगा। और रेटिना का कैंसर हो सकता है। रेटिना क्या है, तो एक सेंसिटिव लेयर है जो कि आई में प्रेजेंट होता है, जिस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एट सी एंड फॉरेस्ट, और जो भी सी और फॉरेस्ट पे जो प्रोडक्टिविटी है उनमें भी रिडक्शन आ जाएगा। द डैमेज टू द ओजोन लेयर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो ओजोन लेयर में भी जो भी डैमेज हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ सीएफसीज बाय अडॉप्टिंग अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, सब्स्टिट्यूटिंग एयर कंडीशनिंग गैस बाय नॉन सीएफसीज। तो जो भी हम लोग सीएफसी का कंजप्शन कर रहे हैं उसके जगह पे हम लोग अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो सीएफसी यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे नॉन सीएफसी कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है। डिस्करेजिंग द यूज ऑफ एरोसोल कंटेनिंग स्प्रे कैंस, और जिस स्प्रे कैंस में एरोसोल का मिलावट हो, मिक्सचर हो, उस चीज को हम लोग यूज ना करें। ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और इसके क्या इफेक्ट है उसके बारे में। ग्रीन हाउस इज रिफर्ड टू एज अ चैम्बर वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इन अ क्लोज्ड वार्म एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस क्या है? एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है क्लोज वार्म एनवायरनमेंट में, जो कि बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग होता है। दिस इज नॉर्मली प्रैक्टिस इन कोल्ड रीजन ऑफ द हिल्स, और ये कहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस किया गया जाता है? जहाँ पे हिल्स के कोल्ड रीजन में। The solar radiation bringing heat in the form of infrared rays from the sun and trap inside the chamber. इसमें जो भी solar radiations होता है उनको ट्रैप किया जाता है, उसके बाद उसको उस चैम्बर में यूज किया जाता है। The atmosphere on Earth can also act in a similar way as shown below. और जो भी एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो भी इस सिमिलर वे में एक्ट कर सकता है। इसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। फिगर 30.12 बी, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे फिगर 30.12 ए में ग्रीन हाउस दिखाया गया है फिगर इसका, जो कि एक बॉक्स में इसका प्रैक्टिस हो रहा है, और यहाँ पे बी में क्या दिखाया गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। Industrialization and urbanization has led to deforestation and release of gases such as CO2, CH4, and N2O into the atmosphere. Do you know the plant-eating animals release a large amount of methane into the atmosphere? जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है उससे डिफॉरेस्टेशन का लीडिंग होता है, और ये गैस को हजारस गैस को रिलीज करते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, एंड N2O। N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या आप जानते हैं कि जितने भी प्लांटिंग ईटिंग एनिमल्स है वो लार्ज अमाउंट में मीथेन का रिलीज करते हैं हमारे एनवायरमेंट में। These gases have converted the Earth's atmosphere into a greenhouse. तो ये जितने भी गैसेस है वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर रहे हैं। Heat contained in the solar radiations is allowed to come in, but the heat contained in it is not sent back due to increasing concentration of CO2 and other greenhouse gases. As a result, the Earth's average temperature is increasing each year, leading to global warming. तो उसमें क्या होता है कि जो हीट हम लोग उसको ट्रैप करते हैं सोलर रेडिएशंस के द्वारा, वो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग फिर से रिलीज नहीं कर सकते, उस चीज को वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? तो हम लोग का CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका होता है हमारे इन्वायरमेंट में, और जो भी अदर ग्रीन हाउस गैसेस है उनके कारण हम लोग इनको सेंड बैक नहीं कर सकते, इसको वापस नहीं भेज सकते इस रेडिएशन को। और इसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल दर साल बढ़ते जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव है उस चीज को देखते हैं। Although the increase in global temperature in the last 100 years has been estimated to rise by only 1 degree, it has resulted in serious consequences such as, तो हम लोग का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 100 ईयर्स लास्ट 100 ईयर्स में क्या एस्टिमेट किया है कि ओनली 1 डिग्री बढ़ा है, बट इसका जो सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, जो सीरियस प्रॉब्लम है, उस चीज को यहाँ पे शो किया जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स, ग्लेशियर्स एंड राइजिंग ऑफ सी लेवल। तो जो भी स्नो कैप्स है, जो ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल में सी लेवल बढ़ता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ द मालदीव्स एंड इन द इंडियन ओशन, और जो कोस्टल एरियाज मालदीव्स के उनका सबमर्जन हो रहा है इंडियन ओशन में। अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, और जो वेदर पैटर्न्स है वो भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया। इट मीन्स वो कभी भी चेंज होते रहते हैं, उनका कोई भी पैटर्न नहीं रह गया है।
अर्ली मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप्स लीडिंग टू reduced grain size and low yields। और जो क्रॉप्स है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ग्रेन साइज है वो छोटा रह जाता है और इनसे जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है। इंटरफेरेंस विद द हैचिंग ऑफ एग्स इन सर्टेन फिश। और कुछ ऐसे फिश है उनमें भी इनका इंटरफेरेंस हो गया है, जिससे कि फिश के एग्स में भी बहुत सारी नुकसान हुई है उनकी क्वालिटी में। फोटोकेमिकल स्मोक, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फोटोकेमिकल स्मोक टॉपिक है यहाँ पे उसके बारे में। Pollutants like sulfur dioxide, which is released by burning sulfur containing fuel, and particulate matter like soot present in stagnant air masses get modified in sunlight and form a sheet called photochemical smog। तो जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग जब बर्न करते हैं तो वो सल्फर कंटेंट हुआ रहता है उसमें, और वो क्या करता है कि वो पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि सूट प्रेजेंट रहता है उसमें एयर मासेस में, और ये मॉडिफाइड होके सनलाइट में मिक्स होके एक शीट का निर्माण करता है जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग बोला जाता है। Smog is a combination of fog, smoke and fumes released by mills and factories, homes and automobiles। तो smog क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, इसमें fog, smoke और जो fumes है जो कि हमारे mills और factories के द्वारा रिलीज किया जाता है। homes और automobiles भी इसमें अपना contribution करते हैं। When sunlight falls on stagnant air under low humid conditions in the presence of pollutants such as SO2, soot, nitrogen oxide, and hydrocarbons, photochemical smog is formed। Photochemical chemical reactions in the presence of light, smog stays close to the ground and reduces visibility। तो जब भी सनलाइट जब स्टैग्नेंट एयर पे मतलब रुकी हुई हवा पे जब वो पड़ता है तो उससे क्या होता है कि जो लो ह्यूमिड कंडीशंस होता है, SO2 सूट और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजनस हाइड्रोकार्बन्स और जो फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। फोटोकेमिकल क्या है, केमिकल रिएक्शंस है जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसमें क्या होता है कि जो स्मॉग है वो जब धरती पे आता है तो हम लोग का जो ग्राउंड का जो विजिबिलिटी है वो कम कर देता है, उसमें उसको रिड्यूस कर देता है। Photochemical smog is also called pan smog due to production of peroxyacetylene nitrate (PAN) and ozone which form from hydrocarbons and nitrogen oxides in the air in presence of solar radiation। PAN and ozone are called photochemical oxidants। Both of these are toxic irritants to human lungs। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उनको पैन स्मॉग भी बोला जाता है क्योंकि इसमें पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट पैन का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है हमारे सोलर रेडिएशन में उनका रिएक्शन होता है, और जो पैन और जो ओजोन है उसे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स भी बोला जाता है, और ये दोनों जो चीजें टॉक्सिक इरिटेंट्स है ह्यूमन लंग्स के लिए, मतलब कि जो ह्यूमन लंग्स है उनको ये बहुत ही खतरनाक है उसके लिए। स्मॉग फॉर्मेशन इज accompanied by temperature inversion or thermal inversion। Temperature inversion causes smog to settle and remain near the ground till wind sweeps it away। Normally, warm air rises up into the atmosphere when a layer of cool air at the ground level is trapped there by an overlying layer of warm stagnant air। It is called temperature or thermal inversion। तो स्मॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन और थर्मल इन्वर्जन के कारण। जो भी टेम्परेचर इन्वर्जन है वो कैसे होता है, तो जो भी स्मॉग है वो सेटल डाउन हो जाता है और उसका जो रिमेन्स रहता है वो ग्राउंड के पास आके स्टैग्नेट हो जाता है, मतलब जम जाता है या फिर रुक जाता है, और जब तक के लिए उसको जो हवा है उसको उड़ा के या बहा के अपने साथ ना ले जाए। नॉर्मली जो गर्म हवा है उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज अप होता है, मीन्स बढ़ता है, और जब ये कूल होता है ठंडा होता है ग्राउंड लेवल पे तो इसको ट्रैप कर लिया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो स्टैग्नेंट एयर होता है उसका जो लेयर होता है वो धीरे धीरे वार्म होता चला जाता है। इस चीज को टेम्परेचर और थर्मल इन्वर्जन बोला जाता है। Here is the figure 30.13 which shows photochemical smog। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस दिया गया है ए नंबर में, बी नंबर में फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है वो दिखाया गया है, एंड सी नंबर में टेम्परेचर इन्वर्जन एंड स्मॉग फॉर्मेशन दिखा रहा है कि कैसे टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रहा है उसमें फिर स्मॉग का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड डी नंबर में फोटोकेमिकल स्मॉग का कि कैसे फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन हुआ है उस चीज को शो कर रहा है। Exposure to smog causes respiratory problems, bronchitis, sore throat, cold, headache, and irritation to eye, red short eyes। Smog also destroys crops and reduces crop yield।
तो ज़्यादा देर तक हम लोग जब स्मॉग के एक्सपोज़र में रहेंगे तो हम लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे कि ब्रोंचिटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोग का जो थ्रोट है वो सोर अप हो सकता है, हम लोग को ठंड लग सकती है, हमारे सिर में दर्द हो सकता है और हमारे आई को भी इरिटेशन हो सकता है। इट मीन्स हमारी जो आँखें हैं वो लाल हो जाएँगी। स्मॉग क्या करता है कि हमारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, डिस्ट्रॉय करता है। Acid rain. Acid rain is caused when nitrogen oxides, SO2, and particulate matter in the atmosphere react with H2O to produce acids. Acid rain कैसे होता है? तो जब वो नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 और पार्टिकुलेट मैटर के साथ रिएक्ट करता है और H2O का प्रोडक्शन करता है एसिड के साथ। Acid rain is harmful to the environment. It affects life in water and on land. जो एसिड है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, वो वाटर में लाइफ हो या फिर जो लैंड पे लाइफ हो उसको अफेक्ट करता है। The fish cannot survive in acidic water below pH 4.5. जो मछलियाँ हैं वो एसिडिक वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती, जिसका जो पीएच वैल्यू है वो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसका जब वैल्यू 4.5 के नीचे चला जाएगा तो मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इट कैन ऑल्सो डैमेज ट्रीज इन द फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट में जो भी पेड़ होंगे उनको भी डैमेज कर सकते हैं एसिड रेन। इन ह्यूमंस it can cause asthma and permanent deaths when food, water or air which is in contact with acid deposits is consumed. तो ह्यूमंस में एसिड रेन के क्या इफेक्ट होता है कि इससे अस्थमा हो सकता है या फिर जो प्रीमेच्योर डेथ हो सकता है जब हम लोग फूड या फिर वाटर या फिर जो एयर जो कि एसिड रेन के डिपॉजिट कांटेक्ट में होते हैं और हम लोग उसको कंज्यूम कर ले तो उसमें ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है। द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो ग्रेटली अफेक्टेड। दिस हैज एन इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जो सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अफेक्ट हो सकता है। इट मीन्स उनके क्वालिटी में गिरावट आ सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है अच्छे से, और ये क्या करता है जो क्रॉप्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। द बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स आर ऑल्सो डैमेज बाय एसिड रेन। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कोरोजन रेट ऑफ मेटल्स। जो बिल्डिंग्स और जो मॉन्यूमेंट्स है वो भी एसिड रेन के द्वारा डैमेज होते हैं और ये क्या करते हैं मेटल्स के भी कोरोजन को लीड करते हैं। Here is the figure 30.15 in A monument prone to damage by acid rain। यहाँ पे आपको monument शो कर रहा है जो कि एसिड रेन के कारण उसकी पूरी रंगत हट चुकी है, और यहाँ पे बी में क्या शो कर रहा है फिश डाइंग ड्यू टू एसिडिक वाटर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स। इसमें जो मछलियां हैं वो एसिडिक वाटर के कारण मर चुकी हैं। वेल चैप्टर अब खत्म हो चुका है और इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पिछले चैप्टर वीडियो को भी ध्यान से देखना होगा जो मैं आई बटन में डालूंगा, और सारे इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं वन बाय वन करके सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कुछ समय क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में होंगे और कुछ इसमें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर आंसर से मिलाएं। आंसर भी नीचे दिया हुआ है, वो भी दिखा देते हैं। यहाँ से आंसर स्टार्ट है, सारे का आंसर दिया हुआ है, बस टर्मिनल एक्सरसाइज करनी दिया हुआ है जो आपको खुद से एक्सरसाइज के बेस में से ढूंढना होगा और बनाना होगा। अगर उससे भी कोई प्रॉब्लम है तो अपना प्रॉब्लम को शेयर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।